सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, कोई भी हुकूमत अपनी फैसला साजी से पहचानी जाती है। आज जो हमारे मुल्क में सूरत हाल है, इसकी सबसे बड़ी वजह बरवक्त और सही फैसला साजी का ना होना दिखाई देता है। कोरोना दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में आया और हर मुल्क ने अपनी सूरत हाल पर मुकम्मल गौर करने के बाद फैसले लिए, लेकिन हमारे मुल्क में पहले दिन से कोई किसी एक बात पर मुत्तफिक दिखाई दिया ही नहीं। कभी कहा गया कि सख्त लॉकडाउन, कभी कर्फ्यू तक बात गई, कभी लॉकडाउन में नरमी और कभी स्मार्ट लॉकडाउन। इमरान खान कहते रहे कि ये मुल्क सख्त तरीन लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिंध के वज़ीर आला ने कहा कि अगर शुरू के 15 दिन पूरे मुल्क में सख्त लॉकडाउन कर दिया जाता तो हालात बहुत बेहतर होते। जो इस वबा के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन पर हैं वो डॉक्टर्स हैं, उनकी अलग अपनी राय है। उलमा कराम हैं, वो कहते हैं कि जब कारोबार खोला जा रहा है तो फिर मसाजिद खोलने में क्या मसला है। अब ईद की नमाज के लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो मसाजिद में पढ़ी जा सकती है। सिंध में ताजिर और सूबाई हुकूमत आमने सामने आ गए थे। ताजिर गिरफ्तारी देने को तैयार थे। आज कोरोना अस खुद नोटिस की समात पर कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि कुछ मार्केट्स को SOPs पर अमल ना करने पर सील किया है। उस पर चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध और कमिश्नर कराची को हिदायत दी कि छोटे दुकानदारों को काम करने से ना रोकें। आप दुकानें बंद कर देंगे तो दुकानदार तो कोरोना की बजाय भूख से मर जाएगा। सील की गई मार्केट्स को भी खोलें और उन्हें डराने की बजाय समझाएं। मार्केटें और कारोबारी सरगर्मियां हफ्ता और इतवार को बंद करने का फैसला कल अदम करार दे दिया गया तो ताजिरों की जान में जान आई। लेकिन सूरत हाल इस नहज तक पहुंची कैसे और क्या कोरोना का ख़तरा टल गया है? क्या पूरा मुल्क खोल देना चाहिए? इसी पर बात करने के लिए जिन मेहमानों को आज हमने दावत दी है उनका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर कैसर सज्जाद, जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमें ज्वाइन करेंगे। मुफ्ती ज़ुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और अज़हर सदीक साहब। तीनों मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। तो पहला सवाल मैं मुफ्ती साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि इस ईद पर ईद मिलना, अब आपको पता है कोरोना की सिचुएशन है, कैसे ईद मिली जाए, नमाज ईद के हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती है? मुफ्ती साहब, डॉक्टर कैसर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आपको भी वार्म वेलकम। मुफ्ती साहब ये सवाल आपसे, ये पहले आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊँगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। गुजारिश ये है कि उलमाए कराम तमाम के तमाम मसालिक और मकातिब फ़िक्र के और तमाम स्कूल ऑफ थॉट के तमाम अहले बसीरत उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम ने बाकायदा फतावा देकर और आपके चैनल और दीगर तमाम ज़राए से मुसलसल कैंपेन की शक्ल में पूरी कौम को मुश्तरका कॉन्सेंसस के साथ ये पैगाम दिया कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए। हम आगे कहते हैं कि तमाम ज़रूरी तिब्बी, डॉक्टरी, रियासती, हुकूमती एहतियाती तदाबीर को लाजमी तौर पर इख्तियार किया जाए। लेकिन जहाँ तक सूरत हाल है, एक तो लॉकडाउन और ये जो कोरोना के मर्ज़ का मामला है, ये तवालत इख्तियार जा रहा है। इस तवील तरीन लॉकडाउन की सूरत हाल को देखते हुए अब मजदूर बाहर आ रहा है, ताजिरों की दुकानें खोली जा रही हैं, मार्केटें खोली जा रही हैं, शॉपिंग सेंटर खोले जा रहे हैं, बाजार खोले जा रहे हैं, कचहरियाँ, मंडियाँ, बैंक, सब कुछ खोला जा रहा है। अब ये सूरत हाल है तो अब ये तमाम इस्लामियान पाकिस्तान का बिल्कुल जायज़, बर वक़्त, बर महल, मुनसिफाना डिमांड और मुतालबा है कि मसाजिद को भी मुकम्मल तौर पे खोल दिया जाए। आपने ईद की नमाज का और गले मिलने का सवाल किया। हम अब भी ये कहते हैं जो चीज़ें शरअन फ़र्ज और वाजिब के दर्जे में नहीं है उनको तर्क कर दिया जाए। गले मिलना किसी स्कूल ऑफ थॉट और मसलक और मकतब फ़िक्र के अंदर शरअन कोई वाजिब और ज़रूरी नहीं है, लिहाजा ना मिले। लेकिन ईद की नमाज फ़र्ज़ ऐन है, मसाजिद के अंदर होगी, तरावी भी होंगी। ताक़रातों की इबादत के लिए अगर कोई भरी मस्जिद के अंदर आकर के नमाज करना चाहता है, तिलावत जिक्र करना चाहता है, बिल्कुल मना ना किया जाए।
जुम्मे की नमाज भी होगी, नमाज ईद भी अदा की जाएगी, और SOP और हिदायत जितनी तिब्बी हैं, अगर हुकूमत उनको लाजिम समझती है तो ठीक है, उन तमाम एहतियाती मुमकिन तदाबीर को भी इख्तियार कर लिया जाए। हाँ, गले मिलना, गैदरिंग, लोगों की ईद मिलन पार्टियां, ये शरअन कोई जरूरी नहीं है, इन पे पाबंदी होनी चाहिए। इस मामले में हम भी हुकूमत के साथ हैं। ठीक है जी, मुफ्ती साहब की गुफ्तगू डॉक्टर साहब आपने भी सुनी। पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी, फिर अजहर साहब आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर कैसर, कैसे देखते हैं आप ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू को भी? उन्होंने अपनी राय और तमाम उलमा की राय सामने रख दी सबके। आपको क्या लगता है जब वहाँ पे नमाजी वाकई नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे? अभी भी हम देख रहे हैं जो मार्केट्स में गए हुए हैं वो कोई ज़रूरी काम नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप देख रहे हैं कि SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। डॉक्टर्स शुरू दिन से हिदायत दे रहे हैं कि एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, कोरोना का कोई दवा नहीं है, सिर्फ एहतियात ही है कि बचा जा सकता है। आप कैसे पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे? और वाकई अगर नमाज पढ़ी जाएगी साथ साथ खड़े होके, SOPs को कितना भी फॉलो किया जा सके, क्या वहाँ से कोरोना घर नहीं आ सकता? और ये जो मार्केट्स में हो रहा है उस पर तो मैं क्या बोलूँ, मुझे शदीद अफसोस है। जी फिजा, आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात सारी ये है कि हम तो शुरू दिन से ये बात कहते रहे हैं, और बहैसियत डॉक्टर के हम सिर्फ कह सकते हैं। ये देखिए, तमाम लोगों को ये बात समझनी है कि बहैसियत डॉक्टर के, मैं चूंकि नाक कान गले का डॉक्टर हूँ, अगर किसी मरीज को मैं गाल में कोई छोटा सा दाना देखता हूँ तो मैं उसको ये कहता हूँ कि भाई ये दाना मुझे शायद ये कैंसर लग रहा है, तो इसको मैं निकाल दूंगा और इसकी बायोप्सी करता हूँ। लेकिन अगर उसके बस में मरीज मेरी बात को फॉलो नहीं करता और वो कहीं और चला जाता है और कुछ 3-4 महीने के बाद उस बीमारी को बढ़ा के आता है, तो मुझे सिर्फ अफसोस हो सकता है, और उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो कि वही चाहता है कि डॉक्टर साहब अब इसको निकाल दिया जाए। अब वो सर्जरी के बरेले से बाहर आ चुका है। लिहाजा हम यहाँ पर ये समझते हैं कि कोरोना एक हकीकत है, ये एक वायरस है जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर होता है और बहुत तेजी से होता है, और बहुत सारे लोगों में ये कोरोना हो भी चुका है और वो ठीक भी हो गए, माइल्ड केसेस होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसा भी है कि उनके लिए जानलेवा साबित भी हुआ है। लिहाजा हम उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए, कोई भी शख्स हो, चाहे वो मजहबी इज्तिमा हो, चाहे वो दुकान हो, बाजार हो, हम सिर्फ लफ्ज ये कह रहे हैं कि हुजूम से बचना है। कम अज कम 3 फीट से 6 फीट के फासले पर रह के बात करनी है। और एक बात जो बहुत जरूरी है वो है मास्क लगाना। बल्कि मैं तो हुकूमत से बारहा ये डिमांड कर रहा हूँ कि मास्क एक कानूनी शक्ल दे दिया जाए। कोई भी आदमी बाहर निकले मास्क के बगैर ना निकले, क्योंकि ये इसी से एक से दूसरे में फैलता है जब हम बात करते हैं। लिहाजा कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हम आवाम को भी चाहिए, जैसे कि आपने फिजा बताया कि बहुत जो है वो बाजारों में जिस तरह से टेलीविजन पे हमने देखा, हमें अफसोस इस बात का है कि हमारा हेल्थ का निजाम बहुत कमजोर है। हमारा सारा बोझ जो है डॉक्टर पर पड़ रहा है। डॉक्टर्स 12 डॉक्टर्स मर चुके हैं और 1200 तकरीबन अभी ICU में चले गए। अब अगर इसी तरह डॉक्टर्स ICU में आइसोलेशन में चले गए, अगर इसी तरह सब आइसोलेशन में अपने घरों में या आइसोलेशन वार्ड में चले जाएंगे तो मरीज को कौन देखेगा? और एक तरफ ये दिन ब दिन जो है इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। तो हमें फिक्र इस बात की है कि लोगों में अगर ये समझ नहीं होगी तो खुदा ना खास्ता आगे चल के ये प्रॉब्लम होगी। और अगर जैसे कि बात हो रही है कि हम किसी तरीके से भी कोई हुजूम जिसको हम कहते हैं मजमा, ये ना लगे और लोग ये समझ में आ जाए कि हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, ताकि ये बीमारी किसी से दूसरों को ना लगे और वो शख्स आदमी घर ले गया। और जो उम्र रसीदा लोग हैं जिनमें डायबिटीज की या किडनी की, गुर्दे की या किसी और सांस की प्रॉब्लम है, दिल फेफड़े की प्रॉब्लम है, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है जी, डॉक्टर साहब का पॉइंट भी आ गया, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। अच्छा जी, अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अजहर साहब, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जी हमारा सिस्टम निज़ाम जो है हमारा सेहत का, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस तरह का नहीं है कि हमारे यहाँ फैसिलिटी उस तरह नहीं है। तरक्की याफ्ता ममालिक जब इतना सफ़र करें तो फिर हम तो तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में कहीं भी नहीं खड़े, तो हम सिचुएशन को वहाँ जाने से रोक क्यों नहीं सकते हैं? सिर्फ एहतियात करनी है, लेकिन हम एहतियात भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम एहतियात का जो हमारा एक सिस्टम है या कॉमन सेंस जिस चीज़ को कहते हैं, हम कॉमन सेंस में भी इतने माठे हैं? अजहर साहब, एक तो ये भी जानना चाहूँगी, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आपने सुने होंगे, जारी बात है हुकूमती फैसला साजी की कमज़ोरी बता रहे हैं क्या ये रिमार्क्स? कैसे देखते हैं हम रिमार्क्स को? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल हर चीज़
सामने रख दी है और हम ये पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि एक तो जो नज़र आ गया है कि वफाक और सूबे जो है ना एक पेज के ऊपर नहीं है। अगर फैसले वफाक ने लिए है, सूबा अमल नहीं कर रहा था सिंध का, तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा गवर्नमेंट सिंध को कि आप सारे शॉपिंग मॉल्स खोल दें और ये सारी चीज़ें क्लैरिटी दे दें। और उन्होंने एक लफ्ज़ आगे इस्तेमाल किया है कि इट अपीयर्स टू बी कि जो कोरोना पाकिस्तान के अंदर था ये पैंडेमिक नहीं है, ये भी जिक्र की है। और उन्होंने कहा कारोबार आप रोक नहीं सकती है अनटिल अनलेस हालात ऐसे आ जाए। सवाल ये भी उठाए कि अगर आप 4 दिनों के लिए खोल रहे हैं, 3 दिनों के लिए अगर नहीं खोलते आप, तो क्या 3 दिनों में आना है? कोरोना ने 4 दिनों में नहीं आ सका तो 3 दिनों में आएगा। ये वो सारे सवाल थे जो रखे और सुप्रीम कोर्ट ने अब हेयरिंग उन्होंने सुबह रखी है। साथ दूसरा जो इशू अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे, इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि हमारे लिए मसाइल बहुत है। हम तो कोई यानी आप कोरोना ने तो पूरी दुनिया का हेल्थ का निज़ाम खोल के रख दिया है। आप बड़े बड़े ममालिक कि जहाँ हम हेल्थ यानी मिसाल के तौर पर आप देख लें ना, हमारे इस मुल्क का साबका वजीर आजम लंदन में इलाज कराने गया ना जी, कि वहाँ को बहुत बड़ी इलाज की सहूलत मौजूद है और वहाँ हालत देख लें इस वक्त क्या है। और वहाँ हर एक के सामने है, यानी हर एक के सामने है और ये सारा कुछ खुल के सामने रख गया है। मैं जो कि पिछले तकरीबन कोई 15 साल से देख रहा हूँ, वो डींगी शीगी में ये शोर डालते रहे शहबाज शरीफ साहब, मैंने पता नहीं क्या तीर मार दिया, कोई तीर नहीं था मारा इन्होंने। तो लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, उस वक्त भी कोर्टों ने आगे बचाया है। वहां पर जाली स्प्रे होते रहे यहाँ पर और बाकायदा यानी दवाएं गलत मिलती हैं यहाँ पर आकर। और यहाँ वेंटिलेटर की आज बात कर रहे हैं, मैं पिछले अच्छा अजहर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने ठीक है अजहर साहब आपकी बात को सॉरी मैं काट रही हूँ। आपने जिक्र किया हमारे साबिक का एक हुक्मरान का, साबिक हुक्मरान जो कि 3 बार इक़्तिदार में रहा। देखिए किस्मत के 3 बार इक़्तिदार मेहरबान हुआ उन पे, लेकिन वो मुल्क पे मेहरबान नहीं हुए, कौम का एहसास उनके दिल में नहीं जागा 3 बार भी इक़्तिदार मिलने के बावजूद। और आज खुद इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान से बाहर हैं। तो जो डॉक्टर कैसर ने भी पॉइंट आउट किया कि हमारा सेहत का निज़ाम इस तरह का नहीं है कि हम इतने पेशेंट्स को ट्रीट कर सके, सबको पता है। तो उसके भी तो जिम्मेदार ऐसे हुक्मरान है ना, साबिक हुक्मरान, कि जिन्होंने हॉस्पिटल नाम की कोई चीज़ ना बनाई, जिन्होंने फैसिलिटीज़ जो आवाम की बेसिक फैसिलिटीज़ थी उनको ना बढ़ाया, सारी सड़कें, पुल, अंडर पासेज, ओवरहेड ब्रिजेस, बसें, ट्रेनें ये बनाने का छोड़ दिया, उसी का नाम तरक्की रख दिया। और बाद में आराम से कह दिया डिटाई के साथ कि हमने लाहौर को पेरिस बना दिया और कराची भी मिल जाए तो न्यूयॉर्क बना देंगे। इतनी डिटाई कहाँ से आ जाती है इन लोगों के पास? इन्हीं की वजह से तो हालात है ये। फिजा एक चीज मैं बताऊं आपको, इस तरह से इंटरप्ट करा रहा हूं कि एक चीज मैं बताऊं कि आजकल भी इस हालत में जो कोरोना के जो पेशेंट बनते हैं, आम आदमी तो सरकारी अस्पताल में जाता है, उसको बिस्तर नहीं मिलता है और वो बेचारा रास्ते में मर जाता है। लेकिन जो जरा सा भी बड़े लोग हैं वो आजकल के दौर में भी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही उनका इलाज हो रहा है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। बिल्कुल डॉक्टर साहब देखें जी, हकीकत ऐसी है, बात तो सच है मगर है रुसवाई की। 30 साल हुकूमत करके इन्होंने रोका। आप मेट्रो ट्रेन देख लें, 350 अरब की मेट्रो। तो मैं चैनल पे बैठ के क्या करता था, इसमें अस्पताल बनेंगे, इसी में स्कूल खोलेंगे, हम इलाज मेट्रो ट्रेन के अंदर होगा, वही खाएंगे वही पिएंगे। और आपने अरबों रुपया मिसाल के तौर पर PKLI के नाम पर आपने बेवकूफ बना दिया। PKLI आपके किस काम का आया? PKLI आपने बना तो दिया, यानी बजाय ये कि लिवर का सहूलत हर अस्पताल में देते आप, लेकिन नहीं बनाई आपने जैसे मैं वेंटिलेटर का बता रहा हूँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जब यहाँ खसरा वबा आई तो तब वेंटिलेटर नहीं थे। हाई कोर्ट से मिन्नतें कर करके रह गए कि वेंटिलेटर ले आए, नहीं लेके आए। और इन्होंने वजह कि प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी इनकी क्या है, खाने की चीजें ज्यादा हो। खाने से मुराद ये है जब 350 अरब का प्रोजेक्ट लगाएंगे तो कम से कम 50-60 अरब रिश्वत का जेब में जाएगा ना। तो ये तो फायदा तो इनको इन चीजों का, इनका आम आदमी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। और इनकी कोशिश यही रही है हमेशा से इनकी हमेशा से कोशिश यही रही है कि ऐसे काम किए जाएं कि जिससे लोगों के मसाइल हल ना हो, सिर्फ वो नजर आए। जैसे जो पेरिस, आपने अच्छा पेरिस देख लिया, पेरिस में क्या मेडिकल की ये हालत है जो पाकिस्तान के अंदर है।
बिल्कुल बिल्कुल सही। अजहर साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप काफ़ी देर से खामोश है, पर डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। मुफ्ती ज़ुबैर, इस्लाम की अगर हम बात करें, हमारा मज़हब बहुत प्यारा मज़हब है, हमारा मज़हब हमें सब कुछ सिखाता है, हम अमल नहीं करते, बड़े बदनसीब हैं। इस्लाम वैसे भी एहतियात का हुक्म देता है, लेकिन हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं, इनके फ़ैसले कभी लॉकडाउन सख्त, कभी लॉकडाउन नर्म, कभी लॉकडाउन ख़त्म, कभी स्मार्ट लॉकडाउन। इसकी वजह से कौम को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है आपके मुताबिक? यही तो अहम तरीन पॉइंट है, यही तो अहम तरीन मसला है। अभी आपने साबिका हुकूमतों की गलत पॉलिसियों का तज़किरा किया, मैं तायद करने के साथ साथ अब आप देखें कोरोना के हवाले से भी आप सिंध हुकूमत की पॉलिसियों पर भी जरा नजर डाल लें। यानी आप अंदाजा लगाइए सूरत हाल क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि जनाब हफ्ता और इतवार को कोरोना आ जाता है, बाकी 4 दिन कोरोना नहीं आता, वो एग्रीमेंट जरा पेश किया जाए। इसी तरीके से अवामी सोच आता कि हुकूमती पॉलिसी हमेशा कैसी होनी चाहिए जो अवाम की सोच की अक्कास होनी चाहिए। अब सूरत हाल क्या है, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। अब सूरत हाल है क्या, लोगों के जहनों के अंदर यह सवाल उठ रहा है, हर बंदे के जहन पर। आप कैमरामैन को जरा बाहर लेकर के भिजवा दीजिए कि कोरोना बड़ा समझदार है, मार्केटों, मंडियों, बाजारों, कचहरियों, सड़कों, रोडों, चौकों, चौरंगियों, रोडों पर नहीं आता, सिर्फ मस्जिद के अंदर आता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, सारा दिन मार्केटों, बाजारों, मंडियों, कारोबारे जिंदगी के रश और मसरूफ शाहराहों के मनाजिर देखने वाले अवाम के लिए सिर्फ चंद मिनट की फर्ज नमाजों के लिए भी मसाजिद की बंदिश कैसे काबिल कबूल हो सकती है? और फिर हर जुम्मे को एक नया एग्रीमेंट रात को सिंध हुकूमत का कोरोना के साथ क्या होता है, रात को 12 बजे 3 बजे कि जनाब जुम्मे वाले दिन 12 ता 3 जबरी मसनूई आर्टिफिशियल लॉकडाउन होगा। अब इस लॉकडाउन से क्या पता चल रहा है, आप नमाज जुम्मा को खत्म करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। देखिए ये गैर मुनसिफाना भी नजर आता है, मुतासिबाना भी नजर आता है। अवाम की सोच, अवाम के जहन, आप 1000 चीजों को खुला रखें, एक चीज को बंद कर दें। अजीब किस्म की कॉमन सेंस के अंदर भी, दिमाग के अंदर भी ना आने वाली पॉलिसियां हैं। तो हम ये समझते हैं हुकूमत की पॉलिसियां मज़ा का खेज भी ना हो, काबिल अमल भी हो, वाजिबुल इत्तबा भी हो, और हम भी तो लोगों को मुंह देने वाले हैं ना, मेंबर स्टेक होल्डर है ना, मीडिया एक स्टेक होल्डर है ना। अब अगर आज फर्ज करें आपका भी अगर ये डिमांड, आपका भी अगर ये मुतालबा हो, नहीं जी मसाजिद को बंद रखा जाए, नहीं जी ईद की नमाज ना हो। अच्छा सवाल ये, ईद की नमाज के अंदर टाइम कितना लगता है? 5, 8, 9, 10, 12 मिनट। तो गोया सुबह 8 से लेकर के शाम 8 बजे तक तो ये सारी मार्केटें खुली हुई हो और मस्जिद में 8 मिनट के लिए ना जाएं। आप भी अगर ये डिमांड करेंगी, अवाम कबूल नहीं करेंगे, अवाम की नफ्सियात, अवाम के ज़हन को अवाम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गई है, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। पॉइंट तो बड़ा अहम इन्होंने उठाया कि देखिए कोरोना तो फिर हर जगह पे होगा ना डॉक्टर साहब, सिर्फ मस्जिद में नहीं होगा, फिर वो बाजार में भी होगा, जहाँ जहाँ लोग फिर रहे हैं वहाँ पर भी होगा। अब जिस किस्म का हुजूम हमें देखने को मिल रहा है डॉक्टर साहब, इससे तो यकीनी तौर पे कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा होगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? देखिए मैं यही बात बता रहा हूँ, मैं ज़ुबैर साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, उनकी बात से टोटली एग्री करता हूँ मैं। बात सारी है कि बहस से डॉक्टर के, मैं फिर कहूँगा कि हम जो है ये एक चीज़ बता दी गई, अब ये हुक्मरान का काम है कि उसको कैसे मैनेज करना है। देखिए मैं फिर कहता हूँ कि जब हमने जनवरी में ये बता दिया था कि ये बीमारी आएगी, उस वक्त 6 लोग चाइना के शहर वुहान में इंतकाल कर गए थे और 300 लोग जो है वो बीमारी में मुब्तला थे। तो उस वक्त हमने कहा था कि ये सिस्टम को सही कर लें, और जब जाहिर है जब सिस्टम में ये एक इसका ट्रीटमेंट था, वो हमने सुना कि लॉकडाउन एक लफ्ज़ है। लॉकडाउन, अच्छा भाई लॉकडाउन में आप 14 दिन घर पे लोगों को कैद कर देते हैं। जब आप कैद कर देते हैं तो उसमें माशी प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम भी आती हैं, वो भी हुक्मरान की जिम्मेदारी है। अगर ये पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म पॉलिसी हो जाती, एक पॉलिसी होती और एक ही तरीके से सब एक पेज पे होते, तो मैं समझता हूँ इस वक्त हम बहुत आराम से बहुत सारे फेजेस में इसको ईज कर रहे होते। लेकिन अब वो चूंकि अब हो नहीं सका, अब मैं बहुत ही मेरी हमदर्दियां हुक्मरान के साथ है, क्योंकि हुक्मरान को हर चीज, इकोनॉमी भी देखनी होती है, सब कुछ देखनी होती है। सब कुछ कहने के बावजूद भी हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ, मैं समझता हूँ कि इस बीमारी का चूंकि कोई इलाज मौजूद नहीं है, इस बीमारी का सिर्फ इलाज एक ही है और वो है एहतियात। तो मैं फिर कहूँगा कि हम आपस में मुकाबला ना करें,
हमने जो पिछली दफा देखा कि जी आपने ये चीज खोल दी है तो हमें ये चीज खोलने में क्या प्रॉब्लम है, फला चीज खोलनी है तो फला चीज क्यों नहीं खोले जा रही है। तो जो ये तकरार हमने देखा और इस तरह होते होते ये पूरी चीज खुल गई है। अब मुझे ये लगता है कि कोरोना नाम की कोई चीज पाकिस्तान में नहीं है, कोई वायरस नहीं है, लिहाजा हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं वैसे मुसलमान के कि तमाम पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला इस कोरोना के अजाब से महफूज रखे, क्योंकि हम बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं और हमें डर है हम तमाम डॉक्टरों को कि ये खुदा ना खास्ता ये हमें ईद या ईद के बाद हमें और केसेस ज्यादा मिलने शुरू हो गए तो शायद हमारे हॉस्पिटल का निजाम ऑलरेडी हम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। बिल्कुल मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अजहर साहब आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर कैसर की गुफ्तगू आपने सुनी, मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आती हूँ। अजहर साहब मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। जी मुफ्ती साहब आप बात कर लें, फिर मैं अजहर साहब आपकी तरफ आती हूँ। जी मैं डॉक्टर साहब की पूरी रिस्पेक्ट के साथ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें मोहतरम डॉक्टर साहब, बल्कि तमाम के तमाम डॉक्टर हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और ये कौम के पाकिस्तानी आवाम के मसीहा हैं, इनको सलूट हो, इनकी खिदमत की दिल से कदर है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। देखें मसला ये, आपने फरमाया हमें तकरार नहीं करनी चाहिए कि वो खोल दिया तो इसको क्यों नहीं खोल रहे। हम नहीं कर रहे तकरार, अमलन आपकी बात नहीं कर रहा। सिंध ने मैं आपकी बात नहीं कर रहा जुबैर भाई, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, एक अवामी एक सोच है, अवामी सोच है। मैं अवामी सोच की बात कर रहा था कि मैं जो टेलीविजन पे देखता रहता हूँ ना कि भाई आपने बसों को खोल दिया तो ट्रेन को क्यों नहीं खोला जा रहा है, तो फला उसमें क्या हवाई जहाज खोल दिया है तो आप बस को क्यों नहीं खोल रहे। मैं एक आपकी बात का बहुत अच्छा जुमला आपने बोला कि ये अवामी एक मिजाज है हम लोगों का कि हम इस तरह से करते हैं कि भाई हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, बराबर में तो बिजली आ रही है। और जब वो कहता है कि जी देखो अब बिजली आ रही है, बराबर में कह रहे नहीं अब बिजली नहीं आ रही, अब ठीक है। तो हमारा ये मसला है और हम चाहते हैं कि हम अल्लाह करें कि हमारी सोच ये हो जाए कि जुबैर भाई का गम जो है वो हमारा गम है। और हम जब ये सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम सब बिल्कुल ये सारा माशरा हमारा ठीक हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। डॉक्टर साहब मैं सिर्फ ये एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, आज का मैं एक आपसे मैं पूछना चाहूंगी आज का एक ब्रेक के बाद वाकया। मुफ्ती साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, आपने पहले अजहर साहब का टाइम ले लिया, आप बात करना चाहते हैं, आप कीजिए बात। अजहर सिद्दीक साहब से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे ब्रेक के बाद पूछना होगा अजहर साहब कि सूबा सिंध और विफाक के दरमियान आपको क्या लगता है कि असल मसला बेसिकली है क्या कि इस कोरोना के शुबे भी लोग हाथ जोड़ने पर आ गए हैं कि प्लीज़, अभी डॉक्टर साहब भी कितनी अच्छी बात कह रहे थे कि यहाँ पे तो एक पॉलिसी एक पेज पर आप लोग आ जाए, यहाँ भी आमने सामने। और मैं अक्सर जब से कोरोना का इशू शुरू हुआ तब से कह रही हूँ कि इस मामले पे भी सिंध और विफाक ऐसे आमने सामने कि लगता ही नहीं है कि विफाक भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। यकीन जानिए बड़े अफसोस के साथ कहूँगी, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और भारत आमने सामने खड़े, बहुत ही अफसोस का मुकाम। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं और ज़ुबैर साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद हैं। सब कहेंगे कौन से डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनका भी नाम ले लूँ। अच्छा जी, मैं अजहर साहब आपके लिए एक सवाल छोड़कर गई थी। सवाल ये था कि जी सूबा सिंध और विफाक आमने सामने, कोई भी मसला हो आमने सामने, लेकिन ये कोरोना का मसला ऐसा है कि पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। तो मैं एटलीस्ट ये उम्मीद कर रही थी कि इस मसले पर ये लोग एक पेज पर आ जाएंगे, बाकी जितना भी गम गुस्सा है, जितने ग्रजेस, उसका इजहार बाद में करते रहेंगे जब इस मसले से निमट लेंगे। लेकिन इस मसले में भी उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया, यहाँ पे भी आमने सामने खड़े हुए। असल मसला इनके दरमियान में है क्या? ये सिंध और विफाक नहीं हो गए, कोई सास बहू हो गए, वो भी इंडियन ड्रामा वाली सास बहू। देखिए डॉक्टर साहबा, जो समझने वाली बात है ना, जो हम समझ नहीं पा रहे चीजों को, वो बड़ी सीधी सी बात है। आवर कंट्री नीड टू हैव स्टेट्समैन। हमारे मुल्क को जरूरत है स्टेट्समैन की, और मैं समझता हूँ इमरान खान एक स्टेट्समैन की तरह काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी सियासी जंग के अंदर वो रोल नहीं देना चाहते। उन्होंने इमरान खान को साबित करने की कोशिश की है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक 26 किलोमीटर के इस्लामाबाद में वो अपने काम करें। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी है, 18वीं तरमीम का असल में जो पीपल्स पार्टी है ना, वो 18वीं तरमीम को सामने रख के साबित करना चाहती है कि 18वीं तरमीम से हमें खुद मुख्तारी आ गई है, हम जो चाहें जिस तरह चाहें करना चाहें
वो कर सकते हैं। और आपने वो देखा था कि शुरू में जब मास्क आए थे तो मास्क पे कब्जा कर लिया चाइना से इन्होंने। बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की, ये हमें आए हैं, हम इतने रखेंगे, बाकी दे देंगे, बाकी मुल्क में तकसीम कर देंगे। तो बाद में बताया कि भाई ऐसा नहीं है, ये वफाक के लिए आए हैं। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आगे आई आकर, और वो बताया उन्होंने कि नहीं भी ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए, ये भी अगर NDM में ना होती तो ये तो काबू ही नहीं आने थे। और ये वजह ये है, और वो मिसाल के तौर पर वो बाबू बने बैठे हुए हैं दफ्तर के अंदर। जरा सिंध के अंदर उनके छोटे इलाकों में मेरा इत्तेफाक हुआ, लाड़काना, सक्कर, हैदराबाद जाके बुरा हाल है। अब यानी कहा यह जा रहा है कि पता नहीं हमने क्या सुरखाब के पर लगा दिए हैं, कोई हाल नहीं है। एक अच्छी बात है कि चंद अस्पताल कराची के अंदर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त उनका स्टेटस है और वो अच्छे मेंटेन हुए हैं। और वो तारीख की बात है कि JPMC, NICVD और नेशनल म्यूजियम जब ये 18वीं तरमीम से नीचे डिवॉल्व हुए तो ये सूबे ने रख लिए। तो वो बताया गया कि नहीं, ये तो वफाक के पास जाने हैं। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये वफाक के पास है। तो अब भी जो जरूरत है अमरदीना, मिसाल जब पिछली हेयरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी, मैं हेयरिंग में मौजूद था, कि कोई ना कोई ये नेशनल लेजिस्लेशन लेकर आएंगे। वफाकी हुकूमत को सूबे कहेंगे कि एक नेशनल लेजिस्लेशन लेके आए, आप बाप हैं और आप आगे आए। और वो इसलिए आगे आना है कि नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी ये हमारा फेडरल सब्जेक्ट है, और 18वीं तरमीम ने इसीलिए सत्यानाश कर दिया है। पैसे हम, यानी वो क्या कह रहे हैं, वो भाई तकरीबन 57.5% तो NFC में चारे सूबे ले जाते हैं, और वफाक के पास क्या बचता है कर्जे उतारने के लिए। और आप कहते हैं कि पैसे तुम दो, अब फिर पैसे मांगने, किस बात के पैसे तुम्हें दिए जाए सूबों को? तुम लोग तो जितना बजट आ रहा है वो सारा ले गए हो, उसमें से खर्च करो। और जब वो सवाल पूछा गया कि 5,000 अरब आपने 10 सालों में हेल्थ पे लगा दी है, वो कहाँ है? यानी जितने अस्पताल जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये तो तकरीबन 20, 25, 30 साल, 40 साल पहले के बने हैं। अभी बता दें, अभी कोई ऐसी जगह बता दे कि जहाँ अच्छे अस्पताल बन सके हो और हमने कोशिश की हो, मां सिवाय। चले बजट से मुझे याद आया, ठीक है, हेल्थ के बजट से याद आया, हॉस्पिटल्स की सिचुएशन से याद है कि डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। अजहर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, बड़ी अहम बातें कर रहे थे। डॉक्टर कैसर, इस वक्त हॉस्पिटल्स की जो सिचुएशन है, कोरोना के मरीज़ और अस्पतालों में खासतौर पर जो सहूलियात हैं इस टाइम पे, उसको ज़रा बताइएगा नाज़रीन को कितनी है, और साथ ही वाकई बताएं, आप तो डॉक्टर साहब हैं, इतने सीनियर हैं, इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना बजट हमारे यहाँ अस्पतालों पे लगा है? चले हम शुरू हो जाते हैं, अब तक बता दें, इतने लोग आए, हुकूमतें करते रहे, 3 बार हुकूमतें इन्होंने की, और कहते हैं जी हमने पाकिस्तान को पता नहीं क्या बना दिया, दोबारा मौका मिलेगा तो ये बना देंगे, वो बना देंगे, इतने बड़े बड़े दावे। ज़रा आज आप ना अंदर की सिचुएशन खोल के बयान कर दें कि हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन। आपने बड़ा काम किया है, आपने बड़े हॉस्पिटल्स में जॉब्स की होंगी अपने पूरे करियर में, बताइए ज़रा। देखिए फिजा, बात सारी है कि इसके लिए आपको एक पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। सिंपल से आपके के लिए ये बताता चलूं कि हमारे जो पूरे पाकिस्तान के अंदर और कमोबेश जो सूबाई गवर्नमेंट है, उनमें जो बजट की अनाउंसमेंट होती है, वो टोटल GDP का 0.5% आप हेल्थ पे लगाते हैं। तो उसके बाद आप उसके अंदर ज़्यादातर क्यूरेटिव साइड पे लगाते हैं, यानी कि आप इलाज के लिए पैसे ज़्यादा लगाते हैं और प्रिवेंशन पे कम लगाते हैं, जबकि आपको दुनिया में प्रिवेंशन पे ज़्यादा खर्च होता है। और ये जो बजट है 0.5% तो इसलिए है कि किसी भी हुकूमत ने फिजा ये कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी अपने हेल्थ सेक्टर को, और यकीनन एजुकेशन पे भी नहीं दिया गया। यही वजह है कि हमारे मुल्क का ये हाल हो गया है। और जो भी बजट में खर्च किया गया, उसके अंदर बिल्डिंग, नए हॉस्पिटल बनाने की या कुछ ऐसी चीजें खरीदने की बात की गई जो कि एग्जिस्टिंग चीजें होती हैं, उसको इम्प्रूव नहीं किया। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि किसी भी सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाएं तो वहां पर आपको प्रॉपर पीने का पानी मुहैया नहीं है। मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको, एक आम आदमी के लिए पीने का पानी नहीं है। अगर आप बाथरूम में चले जाएं तो आप वॉशरूम से वापस आ जाएंगे, आप वॉशरूम के अंदर नहीं जाएंगे। इसी तरह से अगर आप उसमें वहाँ इलाज मुआवजे की बात की जाए
वहाँ पर दवाइयाँ मौजूद नहीं होती हैं, बाज़ अस्पतालों में पानी मुहैया नहीं है, पानी नहीं होने की वजह से अस्पताल में ऑपरेशंस पोस्टपोन हो जाते हैं, लोग हफ्तों अस्पताल में दाखिल रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें डॉक्टर साहब, मैं आप यकीन जानिए, मैं अपनी एक सहेली को मिलने चली गई लाहौर के बड़े हॉस्पिटल में, वो प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ पे, अब वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती है, एनेस्थीसिया में, FCPS है वो। आप यकीन जानिए कि जब मैं गई उस हॉस्पिटल में, नाम नहीं लूँगी उस हॉस्पिटल का, लाहौर का एक बड़ा हॉस्पिटल, लाहौर बड़ा शहर पंजाब का और बड़े शहर लाहौर का बड़ा हॉस्पिटल, आप यकीन जानिए कि मैं वहाँ बैठ के चाय नहीं पी पा रही थी। मैंने उसको बोला कि कैसे काम करते हो तुम लोग यहाँ पे, वो सब डॉक्टर्स वहाँ पे बैठे हुए थे और मतलब वहाँ पे चाय पी रहे हैं, मतलब आप यकीन जानिए मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो दीवारें और वो वॉशरूम्स देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर जो इतना पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचता है, खिदमत करते लोगों की, उनको बिठाने के इस तरह के कमरे दिए हुए हैं, मतलब कोई हालत नहीं थी उस हॉस्पिटल, कोई बड़ा हॉस्पिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने निशानदेही की है, आप यकीन करें मैं बहुत सारे, चले मैं नाम भी ले लेती हूँ, वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, किसी का पर्सनल प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, जिन्ना हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब की आवाज़ ठीक है। मुफ्ती ज़ुबैर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जी ज़ुबैर साहब जो कहना चाह रहे हैं ज़रा वो कहिए। जी मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि देखें बाज़ लोगों के जहनों के अंदर ये बात आती है कि तकरार न की जाए, मैं यहाँ इस पैनल के लोगों की बात नहीं कर रहा। तो अब आप एक बात देखिए, ग्रास रूट लेवल पर हम आए और हम ज़रा लोगों के जहनों को, उनकी नफ्सियात को भी समझें। आज का मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मगरिब की नमाज के अंदर क्या हुआ, हमने अपनी मस्जिद के अंदर, जामिया सुफ़ा की मस्जिद के अंदर निशानात लगाए, मैं बहुत सारी मस्जिदों में निशानात लगे हुए लाल रंग के कि इतना फासले से खड़े हो। अच्छा, अब जब वो लोग आए तो मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि अब हम मिल के खड़े हो। मैंने कहा नहीं, फासले से खड़े हो। उनका सवाल आगे ये था कि हम जिस गली से आ रहे हैं, अच्छा ये लोग आते कहाँ से, आसमान से तो नहीं आते ना, इन्हीं गलियों से, इन्हीं सड़कों, इन्हीं टाउन, इन्हीं मोहल्लों, इन्हीं इलाकों से आते हैं। अब जब वो वहां से आ रहे, कहते हैं वहां पर तो हम क्रिकेट, वहां पर इकट्ठे बैठे, वहां पर इज्तिमा, हुजूम। अच्छा, अब सूरत हाल क्या है, वहां पर ये है, मस्जिद के अंदर इस तरह से नहीं, इस तरह से। यानी इस वक्त मंजरनामा कराची का ये है, लियाकताबाद, जोड़िया बाजार, टावर, सदर, सोराब गोट के अंदर सारी दुकानें हैं ना, मार्केटें हैं, बाजार है, मस्जिदें भी है। अच्छा, बाहर की जो मस्जिद के बाहर दुकान है, कंधे से कंधा चढ़ करके हुजूम, कंजस्टेड, रश, सारे के सारे लोग। जैसे ही मस्जिद के अंदर जाओ, नहीं तो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से खड़े जाओ, 3-5 का। अब भाई ये क्या लोगों के, किस तरह से हम लोगों को समझाएंगे और क्या ये लोगों को समझ में आ जाएगी बात? कभी भी नहीं आएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, आपने अभी यहाँ पर बात की 18वीं तरमीम, इस वक्त सियासत की भीड़ चढ़ चुके हैं कराची के मुस्तहिक मुलाजिमीन, गुराबा, यहाँ के मुजाफाती एरियाज के छोटे ताजिर, यहाँ के गरीब फकीर, उनका मसला इस वक्त क्या है? आटा, दालें, चीनी, पत्ती, राशन, नाने शबीना के मोहताज हो गए। 18वीं तरमीम के बारे में कहते व्हाट इज दिस? अरे भाई ये क्या है? विफाक और सूबाई हुकूमत तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जिस तरह मसाजिद के बारे में पॉलिसी, कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज, अवामी जहन की नफ्सियात शनासी के मुताबिक नहीं है, इसी तरीके से तिजारती पॉलिसियों की सूरत हाल भी यही है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, ना सियासत की भीड़ मसाजिद को चढ़ाया जाए और ना ही लोगों की इज्जत नफ्स का भरम टूट गया है, उनकी इज्जत नफ्स का पर्दा टूट चुका है। खुदारा हमारे अरबाब इख्तदार को ग्रास रूट लेवल पर आकर के सोचना चाहिए, शीशे के दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए। लोगों का भरम टूट चुका, लोग इंतहाई परेशानी की हालत में, रमजान में फाके हैं, सहरी अफ्तारी पे खाने को कुछ नहीं मिल रहा। आप और मैं 18वीं तरमीम की बातें कर रहे हैं, मज़हब का खेज सूरत हाल इस वक्त चल रही है। तो लोगों को आटा भी दें, अल्लाह के हुजूर चंद रकातें सजदा करने का मौका भी फराहम करें। और मैं सिंध हुकूमत के लिए भी एक अर्ज करना चाहता हूँ, उनकी मसाजिद दुश्मनी का जो एक अवामी तासुर है वो खत्म हो जाएगा। तमाम मसाजिद और मदारिस के बिजली के बिल भी माफ करें और इसी तरीके से फैसिलिटेट करें, अवाम की फैसिलिटीज की तरफ आए, राशन की तरफ आए, खाने की तरफ आए, आटे की तरफ आए, तिजारती पॉलिसियों में नरमियों की तरफ आए, ताजिरों को ईद के मौका पर, सीजन के मौका पर कुछ कमाने का मौका दें। एक रेंजर के अफसर ने मुझे बताया, हम दुकानें बंद करवाने के लिए गए, जब दुकानदार का साहब अब आप दुकानें तो बंद करवा रहे हैं, हमारे घर में राशन खत्म हो चुका है, अब लग्जरी का स्टाइल अब वो नहीं रहा, अब आटे का मसला पैदा हो गया है। अरबाब इख्तदार को ये आवाजें भी सुनाई देनी चाहिए। ठीक है जी मुफ्ती साहब, वैसे आप एक कह सकते हैं, बड़ा अच्छा आपका अंदाज़ है गुफ्तगू करने का, और हमारे यहाँ ज़्यादातर डॉक्टर आमिर लियाकत, डॉक्टर शाहिद मसूद या डॉक्टर फिज़ा अकबर खान भी डॉक्टर एंकर्स हैं जो कि कहते हैं इनका बटन ऑन होता है तो बंद नहीं होता, माशाल्लाह बोले चले जाते हैं। तो मुफ्ती ज़ुबैर साहब आप भी इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे अगर आप एंकरिंग में आते हैं। ये लाइटर नोट पर मैंने बोला, ब्रेक के बाद आते हैं और गुफ्तगू करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। ये आखिरी सेगमेंट है, 6 से 7 मिनट का वक्त होता है। तमाम मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं उनसे मैं एक एक सवाल ही पूछ सकूंगी। अजहर सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब हमारे मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है आपके सामने है। हम तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में भी शामिल नहीं होते। आपको पता है कि बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ में अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है आपको लगता है कि ऐसी है कि ये मुल्क जो है, जो हमारे यहाँ अभी भी चल रहा है कि ये चीज़ बंद, वो खुल गई, ये चले, यहाँ से खोल दिया, यहाँ से रिलीफ मिल गया, सिंध की जो मौक़िफ़ आपके सामने है, आपको लगता है कि हम ये ज़्यादा देर बर्दाश्त कर पाएंगे? मैं नहीं समझता। आपके मुल्क की इकॉनमी, मिसाल के तौर पर आप यूँ देखें ना कि अगर कारोबार बंद होंगे तो इस दौरान जितनी उसने आमदन कमानी है ताजर ने या इंडस्ट्री ने, तो उस पीरियड में टैक्स जाना है आपको। आपकी रेवेन्यू कलेक्शन पहले ही ना होने के बराबर है। अगर हम नहीं इजाजत देंगे तो उससे आमदन नहीं होगी। जब आमदन नहीं होगी वो टैक्स नहीं देगा। अल्टीमेटली बर्डन आप ये देखें ना कि अल्टीमेटली क्या होना है। इकोनॉमिक ग्रोथ का बेसिक प्रिंसिपल तभी है कि आपको मईशत चलाने के लिए ये तरीक़ाकार करना है। इस तरह करेंगे तो रेवेन्यू भी जनरेट होगी, आदमी की वेल बीइंग भी होगी। वरना क्या होगा, पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे निकलेंगे, गरीब हो जाएंगे। यानी को 1.5 करोड़ के करीब एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान में अपना गुर्बत से नीचे ले जाएगा लोगों को। कम से कम 1.5 करोड़ अफराद जो हैं, ये सिर्फ इतने अरसे के दौरान, ये 2-2.5 महीने के दौरान ही। तो अभी अगर ज्यादा देर अगर ये चला तो इसके नुकसान इतना ज्यादा होगा कि हमें 5-7 साल लग जाएंगे उसको रिवाइव करने के लिए। मौका ये इस वक्त ये है कि आपने अच्छा अजहर साहब, आपने ये देखा कि देखिए सिचुएशन कैसे है कि हुक्मरानों पे जब कहती थी जो हुकूमत वक्त होता है उस पर जिम्मेदारी होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर की सिचुएशन आप सामने रखें, उनके शूज़ में रह के खुद देखें तो यकीन जानिए कि हमदर्दी होगी कि कैसे उन्होंने सिचुएशन को हैंडल करना है। कि इधर देखते हैं तो लोग भूख से मर जाएंगे, उधर देखते हैं तो कोरोना से मर जाएंगे। मतलब जिसने डिसीजन लेना है, अगर आप वहाँ पर हो या मैं वहाँ पर हूँ, तो आप वो सिचुएशन समझ पा रहे हैं कि कितनी मुश्किल सिचुएशन में इस टाइम पे। इसमें तो कोई शक नहीं है। इसलिए तो एक अच्छे लीडर की जरूरत होती है, स्टेट्समैन की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज लिखा कि यहाँ पोलन से कितने लोग मर जाते हैं, कई और बीमारियों से लोग कितने मर जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो हमें तो ये देखें ना, हमें बैलेंस करना है, हमें बैलेंस करना है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। मिसाल के तौर पर जो बड़े जितने ममालिक हैं, वो इंग्लैंड ले लें, अमेरिका ले लें, चाइना ले लें, वो तो अपनी इकोनॉमी रिवाइव कर जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है। पाकिस्तान की तो इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है। इस गैप्स को पूरा करने के लिए हमें बड़ा वक्त चाहिए और वो इतना आसान काम नहीं है। इमरान खान के साथ पूरे वक्त से याद आया कि वक्त अभी प्रोग्राम में भी कम रह गया। ठीक है अजहर साहब, मैं अब आती हूँ जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ। मुफ्ती साहब मैं आपका लास्ट कमेंट लूँगी। डॉक्टर कैसर आपकी तरफ आ रही हूँ। अब ईद पर हमें किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, आप बताएं कि ईद से रिलेटेड लोगों को ज़रा गाइड कर दें इस प्लेटफॉर्म से। जी, तो मैं उससे पहले एक छोटा सा अपने अजहर भाई जो अजहर सिद्दीकी साहब के बारे में एक थोड़ा सा जो कमेंट्स किया उन्होंने कि जो इससे ज़्यादा जो लोग कोरोना में जो इंतकाल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा लोग दूसरे पोलन में और दूसरी चीज़ों में इंतकाल कर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। जान का ज़िया तो जान का ज़िया होता है, चाहे वो एक आदमी भी इंतकाल कर जाए किसी भी हुक्मरान की हुक्मरानी में, वो उसके लिए सही नहीं रहता है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो पिछले जितने भी प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए, चाहे वो पोलन हो, चाहे वो कैंसर में, चाहे इसकी भी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि वो ख़राब सेहत का निज़ाम है जिसकी वजह से ये तमाम अमवात या ये परेशानी हो रही है। हमारा पिछला भी जो सेहत का निज़ाम है वो कोई अच्छा थोड़ी था। और इस वक्त भी जो है हम कोरोना के सिलसिले में जो वो आप सोचे कि वो लोग, हमारा कोरोना से पहले का जो सिस्टम था वो मरीज कहाँ गए? वो दिल के मरीज, वो बच्चों की बीमारियां, वो दूसरी बीमारियां, वो सब कहाँ चले गए? आप उनको सोचें कि वो किस हाल में उनके रास्ते में इंतकाल हो रहा है, उनको कोई सही तरह से देख नहीं रहा है। बहुत सारे इश्यूज हैं फिजा, इस पे मजीद बात होगी। लेकिन आपने जो सवाल किया बेसिकली कि ईद पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अवाम से दरख्वास्त कर सकता हूँ वैसियत डॉक्टर के कि देखिए ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं। हम इसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। हम अवाम अपनी सेहत का ख्याल रखें। एक हमारे वालिद साहब कहते थे कि जान है तो जहान है। अगर आप जिंदा हैं तो आगे बहुत सारी ईदें आप मना सकते हैं। तो लिहाजा
एहतियात करें। और हमें हमारा नारा भी यही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो आप एहतियात करें, जो कोरोना का खासकर जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उस पर अमल करें। ईद के दिन गले ना मिले, जज्बाती होके हाथ ना मिलाएं, लोग साथ मिल के ना बैठें, अगर बैठना भी है तो कुछ फासले पे बैठ जाएं, मास्क जरूर लगा लें। तो ये 2-4 एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आप जिंदा रह के खुशियां भी मना सकते हैं। ठीक है जी, मुफ्ती ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आऊँगी। अब ये ईद हम देखते हैं कि बिल्कुल बाकी ईदों से मुख्तलिफ है, यानी हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी ईद नहीं देखी कि जहाँ हम लोगों से फासला रख रहे हैं, लोगों को मिल नहीं रहे हैं, रिश्तेदारों को हम अपने घरों में नहीं बुला पाएंगे, उनके घरों में नहीं जा पाएंगे। अब इसमें जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अभी भी बड़े अफसोस के साथ कहूँगी बहुत से लोग ऐसे जो अभी भी कपड़े खरीद रहे हैं, अभी भी मार्केट्स में जा रहे हैं कि नए कपड़े चाहिए। चले बच्चे जिद करते हैं, बच्चों की जिद तो पूरी कर देते हैं, बड़े लोग भी हैं वो भी बच्चे बने हुए हैं। यकीन जाने मैंने ईद का जोड़ा नहीं लिया मुफ्ती साहब, ये मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने ईद का जोड़ा नहीं लिया। मैं ईद के प्रोग्राम भी जब करूँगी आप देख लीजिएगा, सादा ड्रेस में मैं नजर आऊँगी, नाजरीन को मेरा दिल ही नहीं चाहा, बस बात खत्म। अभी भी ऐसे अफराद जो कि भूख से मर रहे हैं, फाके से मर रहे हैं, और उनमें मिडिल क्लास लोग हैं जो बेचारे इज्जत का भरम भी रखना चाहते हैं, और वो उनकी आंखों से हमें समझना है कि उनको पैसों की जरूरत है, वो मुंह से नहीं मांगेंगे। एक जोड़ा जो 7-8 हज़ार का आ जाता है, या चले कोई बहुत मिडिल क्लास लोग होते हैं वो 3-4 हज़ार का जोड़ा बना लेते हैं। 3-4 हज़ार में आप किसी की कितनी मदद कर सकते हैं? 7-8 हज़ार का जोड़ा लेने के बजाय आप किसी के घर में राशन डलवा सकते हैं। इस बारे में ज़रा प्लीज़ लोगों को गाइड कर दें कि जोड़ा ना लें इस ईद पे, बल्कि ईद का सही मकसद आपको मौका मिल रहा है, आप उन लोगों को राशन डलवा दें जिनके घर में फाके हो रहे हैं। जोड़े से ज़्यादा खुशी। दाएं बाएं, जी बिल्कुल सही कहा, अपने अतराफ पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। दाएं बाएं के जितने गुराबा और जितने नेडी पीपल हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उनके बच्चों को ईदी देनी चाहिए, और उनके लिए अच्छा सोशल वर्कर मुसलमान का किरदार हम सबको अदा करना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल लास्ट मिनट चल रहे हैं, एक बात मैं ज़रूर अर्ज करना चाहता हूँ, विफाकी और सूबाई हुकूमतों के तजाद को खुदारा ख़त्म किया जाए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो रही है। सदर मुमलकत सिर्फ इस्लामाबाद के नहीं है, जब उन्होंने SOP बनाई तो यहाँ के लोगों ने कहा नहीं जी वो यहाँ पर नाफिज अमल नहीं। तो मैंने सवाल किया था क्या वज़ीर आज़म सिर्फ इस्लामाबाद के पूरे पाकिस्तान के नहीं है? क्या सदर साहब फेडरेशन की अलामत नहीं है? क्या उनकी अथॉरिटी एग्जेक्टिव पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है? तो एक तो इसको जहन में रखा जाए, तजाद वाली पॉलिसी ख़त्म की जाए, तिजारती पॉलिसियों को नरम किया जाए। और आखिर में ये बात है, सुप्रीम कोर्ट बगैर इल्म के कोई बात नहीं कहती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैनिक सूरत हाल नहीं है, अवाम को, कौम को आप थोड़ा मायूस ना करें, तसल्ली भी दें। ताक रातों जुम्मा ईद की नमाजों की भरपूर खूब इबादतों की इजाजत दें, लोग अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। और इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।